गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, आपको पता है कि 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं जनवरी 2025 का, जो आपका फर्स्ट वीक चला है हमारा, उसके 30 क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन इसके बच गए थे, अगर वो अभी हमारे जल्दी कंप्लीट हो जाते तो हम वीक 2 के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे आज। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। Consider the following statements regarding the National Sports Award 2024. 2024 का जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड मिले हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको उनके बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वॉन द मक्का ट्रॉफी। मक्का ट्रॉफी का फुल फॉर्म क्या है आपका? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है 2024 की, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीत ली है, ये बोल रही है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, श्री गुकेश डी, श्री हरमनप्रीत सिंह एंड मिस मनु भाकर आर अमंग द रेसिपिएंट्स ऑफ द मेजर ध्यान चंद खेल रत्ना इन 2024। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। 4 जन थे जिन्हें दिया गया था, एक गुकेश थे, हरमनप्रीत जी थे, और आपके मनु भाकर, और साथ में एक और थे प्रवीण कुमार। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द अर्जुन अवार्ड रेसिपिएंट इन 2024 इंक्लूड ज्योति यराजी, अनु रानी एंड द सलीमा तेते। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपकी कैसी है? करेक्ट है। अब समझते हैं इसके बारे में। देखो, जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है आपका, उसके अंदर कुछ अवार्ड्स होते हैं जो इसकी फील्ड में दिए जाते हैं। हाईएस्ट जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है आपका स्पोर्ट्स की फील्ड में, वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देन आपका अर्जुन अवार्ड होता है, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, ध्यानचंद अवार्ड होता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार होता है, एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होती है, जिसे हम जानते हैं मक्का के नाम से। ठीक है। The Khel Ratna is India's highest sporting honor in the National Sports Awards given annually by India's Ministry of Youth Affairs and Sports. अब ये जो आपके अवार्ड हैं, इनको दिए किसके द्वारा दिया जाता है? जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, उसके द्वारा। खेल रत्न सेरेमनी टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 17 एट द राष्ट्रपति भवन। हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी टीम के आपके कैप्टन भी रहे हैं हमारे, he lead the Indian hockey team to its second consecutive bronze medal at the Olympics at Paris 2024. तो उन्होंने क्या किया, अभी जो आपका ओलंपिक हुआ था पेरिस 2024 में, उसके अंदर उन्होंने उसको क्या किया था? लीड किया था आपकी हमारी इंडियन हॉकी टीम को, और लगातार हमने उसमें क्या जीता? आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दूसरी बार, एक बार पहले भी जीता था, और अब पेरिस 2024 के ओलंपिक में भी हमने जीता। Manu Bhaker became the first Indian woman to win an Olympic medal in shooting bronze at Paris 2024 Olympic in the women's 10-meter air pistol event. ये तो आपको याद ही होगी, इनके बारे में हमने पहले भी बहुत सी चीजें पढ़ ली हैं। जुलाई के मंथ की न्यूज भी पढ़ी थी, अगस्त की भी पढ़ी थी हमने, तो उसमें भी हमने इनके बारे में पढ़ा था कि ये हमारी इंडिया की फर्स्ट ऐसी बन गई थी पेरिस 2024 की जब ओलंपिक हुए, कि सिंगल की कैटेगरी में भी ये क्या वहां से ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, और जो डबल कैटेगरी में उस वहां से भी ये क्या लेके आई थी? आपकी ब्रॉन्ज लेके आई थी। अगर आपको याद होगा तो उसमें इनके पेयर कौन थे साथ में? डबल की कैटेगरी में सरबजोत सिंह थे, और ये क्या है? शूटर है। And she is also the first athlete from independent India to win 2 medals at a single Olympic game, bronze in the 10-meter air pistol mixed team event with Sarbjot Singh. और ये पहली एथलीट बन गई थी आजाद भारत की, जो किसी सिंगल ओलंपिक गेम में, मई 2024 का ही जो पेरिस ओलंपिक हुआ, उसी के ही अंदर 2-2 मेडल लाया है इन्होंने, सिंगल कैटेगरी में भी, डबल में। तो ये पहली एथलीट बन गई है ऐसा करने वाली। गुकेश, आपको पता है, सब जगह, चाहे इंस्टा खोलो, यूट्यूब खोलो, सब जगह पे ये बहुत ज्यादा वायरल थे, क्योंकि इन्होंने जीत लिया है आपका वर्ल्ड चेस चैंपियन, और ये बन गए हैं आपके वर्ल्ड के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो गुकेश 18 was crowned the 2024 वर्ल्ड चेस चैंपियन इन सिंगापुर। कहाँ पे होता? सिंगापुर में हुआ था। बिकमिंग द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एंड ओनली द सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू विन द टाइटल। और ये बने हैं आपके विश्वनाथन आनंद सबसे पहले थे, उसके बाद अब ये बने हैं सेकंड इंडियन ऐसा करने वाले। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार secured gold in the men's high jump T64
T64 ना कैटेगरी होती है, आपको पता है ये पैरा एथलीट है, इट मीन्स ये फिजिकली आपके क्या है, डिसेबल्ड हैं, तो ये आपके पैरा ओलंपिक्स खेलते हैं। तो पैरा ओलंपिक जो हुए आपके पेरिस के ही अंदर 2024 के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, जैसे कि T64 कि कितना परसेंट डिसेबल है, उस बेस पे ना कैटेगरी होती है। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये T64 के अंदर आते हैं। और इन्होंने क्या किया, हाई जंपर हैं ये, और 2.08 मीटर का इन्होंने क्या किया, जंप लगाया और एक नया एशियन रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया और गोल्ड लेके आए थे भारत के लिए। फिर आया आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो ये उन्हें दिया जाता है जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हैं आपकी स्पोर्ट्स में, लगातार पिछले 4 सालों के में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही हो तो उन्हें दिया जाता है ये। तो इस बार ये किस किस को दिया गया, एक तो हो गया आपके मनु भाकर जी, फिर गुकेश जी हो गए, हरमनप्रीत जी हो गए और प्रवीण कुमार जी हो गए। तो इस बार ही मिला है 4 को। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। मलय इंस्टीट्यूट कब हुआ था, 1991-1992 में, 91-92 के बीच में ये इंस्टीट्यूट हुआ था। एंड इट गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स स्पैनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। और इसे दिया जाता है जो आपका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहती है पिछले 4 साल के लगातार, तो उसके लिए ये दिया जाता है। पहले हम जानते इसे राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में गवर्नमेंट जब आई आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर इसका नाम चेंज करके कर दिया मेजर ध्यानचंद रत्न खेल अवार्ड। और उसके लिए उन्होंने ये बोला कि जो राजीव गांधी जी थे उनका कोई मतलब स्पोर्ट्स से कोई रिलेशन तो है नहीं, तो बोला कि गेम का अगर कोई भी आपका ऑनर है तो वो ऐसा होना चाहिए कि जिन्होंने उस क्षेत्र में कुछ योगदान दिया हो। और मेजर ध्यानचंद जी ये बहुत ही अच्छे हॉकी प्लेयर थे हमारे, और इनको हम हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं, और उन्हीं के नाम पे फिर इसको 2021 में रीनेम कर दिया गया। कैश प्राइज मिलता है इसमें 25 लाख, एक मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिलता है। अब आपके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि फर्स्ट कौन थे भारत की तरफ से जिनको ये दिया गया था आपका खेल रत्न अवार्ड, तो वो थे आपके विश्वनाथन आनंद जी 1991-92 में जब ये फॉर्म हुआ था, वो चेस खेलते हैं। और विमेन कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी, ये ओलंपिक में ब्रॉन्ज लेके आई थी आपकी 1994-95 के अंदर, तो वेट लिफ्टर है ये, तो ये पहली वुमेन थी जिन्हें ये दिया गया था। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और आपके गुकेश जी एंड प्रवीण कुमार जी, ये इस बार इन्हें दिया गया। अब ये हो गया आपका खेल रत्न। द सेकंड नंबर पे आता है आपका अर्जुन अवार्ड, इंडिया सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर, यह है अर्जुन अवार्ड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। ये 1961 में आपका क्या होता है, एस्टैब्लिश, मतलब ये इससे पहले हुआ है, खेल रत्न से पहले हुआ है, वो 1991-92 के पास हुआ था और ये 1961 में हुआ है। अगर कोई भी आपका नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट होता है उसमें बहुत ही अच्छी कुछ खास अचीवमेंट हासिल करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिया जाता है। It is given for good performance over a period of the last 4 years and showing qualities of leadership, sportsmanship and sense of discipline। ये दिया जाता है कोई भी बहुत ही अच्छी गुड परफॉर्मेंस एक लास्ट की जो 4 साल रहे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस देता है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी शो करता है, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है और एक अच्छे से अपना डिसिप्लिन शो करता है, तो उन्हें दिया जाता है। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख और एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है जो कि आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे, स्टेट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुन एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। तो अर्जुन जी को तो आप सब जानते ही हैं उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है अर्जुना अवार्ड। तो इस बार अर्जुना अवार्ड बहुत सारे लोगों को दिया गया है, तो आप पता इतने सारे आप याद नहीं रख सकते हो, तो मेजरली जो क्वेश्चन आएगा आपसे, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपसे पूछा जाएगा खेल रत्न अवार्डी कौन है, 4 जन है, वो आपको चारों ही याद करने हैं। उसके बाद आपके जो अर्जुना अवार्ड इसके बारे में अब ये न्यूज में है तो आपसे पूछा जा सकता है इसका स्टैटिक पार्ट कि कब ये फॉर्म हुआ था, कितनी इसमें प्राइज मनी दी जाती है और इसमें क्या क्या दिया जाता है। जैसे कि हल्का सा आप रीड कर सकते हो, अजीत सिंह, सचिन, सर्जे राव खिलाड़ी, धर्मवीर, दैन प्रणव सुरमा, एच होकाटो सीमा, सिमरन, नवदीप, नितेश कुमार, थुलसीमाती मुरुगेसन, नित्य श्री सुमथी सिवान, इस तरीके से बहुत से नाम बताए हैं। जो कुछ पैरा एथलेटिक्स हैं, कुछ पैरा बैडमिंटन है, कुछ पैरा जूडो है, पैरा जूडो वाले एक ही यहाँ पे कपिल परमार, तो एक सिंगल है तो इनको याद कर सकते हो आप। फिर पैरा शूटिंग के मोना अग्रवाल हैं। तो 32 अर्जुना अवार्ड, ये सारे याद नहीं रह सकते हैं। और एथलेटिक के रख सकते हो आप याद, 2 ज्योति यराजी एंड अनु रानी, बॉक्सिंग में नीतू एंड स्वीटी, एंड चेस में आपकी बंतिका अग्रवाल, और कुछ इस तरीके से आप इनको एक रीड कर लेना है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, यहाँ से आपका स्टैटिक पार्ट बन सकता है। एथलेटिक्स के रख लेना 2 याद ना, ज्योति यराजी एंड अनु रानी, एंड हॉकी के भी रख सकते हो आप याद। ओके
नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड, नाम से पता लग रहा होगा आपको, द्रोणाचार्य, जो द्रोणाचार्य जी थे उन्हीं के नाम पे ये इस अवार्ड का नाम पड़ा है। ये दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग कोच होते हैं। अब कोई स्पोर्ट्स है, कोई गेम है, कोई भी खेलता है तो उनके क्या होते हैं, कोच होते हैं जो उन्हें सिखाते हैं। तो द्रोणाचार्य जी भी वैसे ही थे, है ना। आपको पता है उन्होंने सबको, पांडवों को, सबको क्या किया था, एज अ कोच किया था, सबको सिखाया था। तो ये दिया जाता है गुरु को। It was established in 1985 by the government of India to recognize excellence in sports related training. वो भी ट्रेनिंग देता है स्पीड में बहुत अच्छे से, आगे जो भी उनके शिष्य बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, अपने परफॉर्मेंस देते हैं, तो उन्हें दिया जाता है। इट इज गिवन टू कोचेज फॉर डूइंग एक्सीलेंट एंड कमांडेबल वर्क एंड इनेबलिंग प्लेयर्स टू एक्सेल इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। इट कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 15 लाख, एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाएगा द्रोणाचार्य जी का, एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाएगा। एक चीज और, हो सकता है आपसे इतने सारे ना पूछा जाए, लेकिन आपसे ना कैश प्राइज पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड में कितना दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड में कितना दिया जाता है ना, खेल रत्न अवार्ड में कितना दिया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड में दिया जाता है 15 लाख, एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है द्रोणाचार्य जी का, और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है। नेम ऑफ द कोच, जैसे कि श्री सुभाष राणा, ये पैरा शूटिंग के हैं। देन आपका दीपाली देश पांडे शूटिंग की हैं। श्री संदीप संगवारी, ये हॉकी के हैं। और एक दो लाइफ टाइम कैटेगरी में किसे दिया गया है, ये दिया गया है श्री एस मुरलीधरन को, बैडमिंटन के हैं ये। और उसके बाद है श्री अर्मांडो एग्नेलो कोलैको, तो ये इन्हें दिया गया फुटबॉल की फील्ड में, थोड़ा अलग सा नाम है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, नाम से पता है खेल में प्रोत्साहन के लिए जो दिया जा रहा है, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये है आपकी मक्का ट्रॉफी जो चंडीगढ़ ने जीती है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। तो ओवरऑल विनर ट्रॉफी रही आपकी, यूनिवर्सिटी रही आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इन्हें दिया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो रनर अप कौन रही, मतलब सेकंड नंबर पे रही आपकी एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और आपके थर्ड नंबर पे रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तो जो कि अमृतसर के अंदर है। तो ये रखना है आपने याद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the chairperson of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL)? किसे चेयरपर्सन बना दिया गया है NABL का? तो ये है डॉक्टर संदीप शाह। संदीप शाह। NABL, what is NABL? National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories। तो उसके बन गए संदीप शाह जी चेयरपर्सन, ये है संदीप शाह। NABL is a constituent board of the Quality Council of India, जो क्वालिटी मतलब क्वालिटी चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं है, यहाँ पे इनको देना चाहिए, आगे से उसको ऑथोराइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। NABL वर्क्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन सर्विस, उसके ऊपर ये काम करते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। एंड इंश्योरिंग ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट, और इंश्योर करती है कि आपको वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। एंड सर्विसेज यूज बाय द कंज्यूमर, बिजनेसेस एंड रेगुलेटर, अगर हम जैसे लोग जो कंज्यूमर होते हैं उस चीज को परचेज करेंगे, तो अगर वो ऑथोराइज होगी, उसको पीछे से प्रॉपर से क्या किया होगा, ग्रांट किया होगा, तो हमें ठीक है, वो पूरा उसका काम, उनका काम है कि उसको पूरा टेस्ट आउट करना कि दिस इज गुड और नॉट। The Quality Council of India is a premier autonomous body set up by the government of India। जो Quality Council of India ये एक premier autonomous body है जिसको किसके द्वारा सेटअप किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड QCI has launched a मर्क्यू कैंपेन जिसका नाम है गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता, इंडियाज क्वालिटी मूवमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारा भारत का, उन्होंने एक मर्क्यू कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम दिया उन्होंने गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता। देखो, अगर क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी किसी चीज में, तभी हम क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकता है भारत। अगर हमारे पास क्वालिटी ही नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं हम बना पाएंगे, तो हमें वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो कम होगी। तो इसलिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाए जाए और बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल? क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से समझोगे तो उसी से आपका आंसर निकल जाता है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि मतलब अगर ध्यान से पढ़े उसको तो आपका आंसर, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो एलिमिनेट हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वर प्लेटफॉर्म, जिसको गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखो एक चीज और, गुजरात आ गया न्यूज में, जो भी आपने गुजरात की न्यूज पढ़ रही है वो आपने ना कोरिलेट करनी है साथ साथ में। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूज आपकी आ रही है और आपको लग रहा है कि इससे रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात का लोकथल हमने पढ़ा था,
पिछले कल ही पढ़ा था, जिसमें हमने उसके पोर्ट के बारे में देखा था। वहां पे आपका इंडिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, भोगवा नदी के किनारे था। भोगवा नदी क्या है, साबरमती की फर्दर ट्रिब्यूटरी है। एक न्यूज हमने ये पढ़ी थी गुजरात की। फिर उसके बाद हमने गुजरात की एक और न्यूज भी पढ़ी थी। बताओ, आपको भी कुछ याद होगा, को रिलेट करते चला करो, फिर उससे अच्छा रहता है किसी को याद? तो होमवर्क है फिर आपके लिए। एक दो न्यूज हमने और भी पढ़ी है गुजरात की। ओके, तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने लॉन्च किया है स्वर प्लेटफॉर्म। स्वर, स्वर मतलब कि आपकी लैंग्वेज की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी इसकी ऑप्शन? टू टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर एंड प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। आप अपने मीठी से स्वर बोलोगे और वहां पे आपका ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये उसको ट्रांसलेट करके लिखता जाएगा। टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर, ताकि लैंग्वेज बैरियर ना आए, एंड प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, और आपको अच्छे से एक सर्विस मिल सके। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल हैज लॉन्च स्वर स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म ऑन गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे कब होता है बताओ? गुड गवर्नेंस डे होता है हमारा, बताओ, दिसंबर के अंदर होता है। और इस दिन हमारे आदरणीय, हमारे देश के जो आपके फॉर्मर हमारे प्रधानमंत्री जी रह चुके हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थडे होता है। हमने किया है 25 दिसंबर, बिल्कुल सही है, गुड गवर्नेंस डे। हमने से कुछ याद भी किया था कि हमारे जो जब हमने न्यू लॉज पढ़े थे, तो न्यू लॉज को जब हमने पढ़ा था, उसमें जो राष्ट्रपति जी ने अपना कंसेंट दिया था, तो वो गुड गवर्नेंस डे वाले दिन ही दिया था। ठीक है, तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने लॉन्च किया है स्वर स्पीच, और फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। एस से स्पीच, डब्ल्यू से रिटन, ए से एनालाइज, एंड एस आर से रिसोर्स, तो स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। The CM's office CMO in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology, Bhashini Team National Language Translation Mission has developed the Swar platform. इसको डेवलप किसने किया है? एक तो खुद CMO, जो आपका चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने जो है आपका, उन्होंने कोलैबोरेट किया। किसके साथ कोलैब किया उन्होंने? जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनकी जो भाषिनी वाली टीम है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन वाली जो टीम है, उसके साथ मिलके इन्होंने स्वर प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। ये एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या करेगा, ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा जिससे लैंग्वेज बैरियर ना बने, मतलब कि लैंग्वेज को किसी भी तरीके का बैरियर ना बने अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है। स्पीच टू टेक्स्ट फीचर है, आप बोलते जाओ वो लिखता जाएगा, आप बोलते जाओ वो लिखता जाएगा। ठीक है, आप उस पर जाओ, अगर आप जिस भी भाषा में बोलोगे वो आपको उसमें क्या करेगा, लिख देगा, तो इजीली वो आपकी चीज को अंडरस्टैंड कर लेगा। विद स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शनैलिटी, सिटीजंस कैन डिक्टेट देयर मैसेजेस इंस्टेड ऑफ टाइपिंग देम मैनुअली। अब टाइप करना नहीं आता ना सबको, जैसे आप देख सकते हो गूगल पे भी तो यही होता है, नहीं तो हर किसी को इंग्लिश नहीं आती, हर किसी को हिंदी नहीं आती टाइप करनी, तो आप बोलो, स्पीकर पे करो और आप बोल दो, और वो अपने आप आपका टाइप कर देता है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है स्वर, एंड इट यूजेस द इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भाषिनी टू फैसिलिटेट दिस। और इसके लिए इन्होंने जो हमारा फुली मेड इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भाषिनी ऐप है, उसका ही इन्होंने क्या किया, यूज किया है इसको फैसिलिटेट करने के लिए। और इन फ्यूचर स्वर प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगा सीएम ऑफिस को बाय इनकॉर्पोरेटिंग एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट द 2024 किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन। 2024 का जो किंग ओपन कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन हुआ था, वो किसने, कौन से देश ने होस्ट किया था? वो किया था चाइना ने। ठीक है, चाइना अपने आप को क्या समझता है, किंग समझता है, तो ऐसे रख सकते हो आप याद। तो चाइना ने होस्ट किया था 2024 का किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन, और हमारे इंडिया की तरफ से लक्ष्य सेन गए थे और उन्होंने उसमें ब्रॉन्ज जीता है। जो इनॉग्रल आपका किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन हुआ, उसमें लक्ष्य सेन क्या जीत के आए, ब्रॉन्ज मेडल। दिस टूर्नामेंट इज लॉन्च्ड बाय 2-time ओलंपिक चैंपियन लिन जैन ऑफ चाइना एट शेनज़ेन चाइना। और ये जो टूर्नामेंट था इसको लॉन्च किसने किया? चाइना के अंदर तो हुआ, लेकिन चाइना के भी जो 2-time ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं लिन डैन, उन्होंने इसको क्या किया, लॉन्च किया। And the tournament features a man singles competition with 8 players in the fray. And लक्ष्य सेन जो सेमीफाइनल में गए, पेरिस 2024 का जो ओलंपिक है उसमें गए थे, लेकिन वही है ना, मतलब इंडिया की तरफ से वो अकेले थे जो रिप्रेजेंटेड थे इनविटेशनल टूर्नामेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु पब्लिश द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? बुक का नाम है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। इसको भी अगर हम बड़े ध्यान से समझेंगे तो इसका आंसर भी निकल सकता है। कैसे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात की जा रही है, एक किताब है तो इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा होगा। अच्छा ठीक है, थ्रू द एजेस तो कौन हो सकता है? एक तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उन्होंने पूरा इसके ऊपर हिस्ट्री इसकी रिसर्च की होगी और उसके ऊपर उन्होंने बुक लिख दी, उन्होंने पब्लिश की। फिर दूसरा हेल्प किसके लिए होगी? भारत के अंदर तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। और हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो वहां पे गए थे जब इसका रिलीज इवेंट चल रहा था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस बुक का। होम मिनिस्टर अमित शाह प्रिसाइडेड ओवर बुक रिलीज इवेंट फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। तो चीफ गेस्ट रहे थे स्पेशली अमित शाह जी और गेस्ट ऑफ ऑनर थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह प्रिसाइडेड ओवर अ बुक रिलीज फंक्शन ऑन द 2nd of January 2025 in New Delhi as the chief guest and Union Minister for Education धर्मेंद्र प्रधान was a guest of honor। ये ध्यान रखना क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे जब ये बुक रिलीज हुई और चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे हमारे होम मिनिस्टर जी एंड गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी, ये ध्यान रखना। द बुक टाइटल जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस सिक्स टू प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बस उसी की वो कहानी बताई है, हिस्ट्री बताई है और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पब्लिश किया गया है। Next question, what is the name of the China's first next generation amphibious assault ship, the Type 076? चाइना का जो पहला नेक्स्ट जनरेशन एम्फीबियस असॉल्ट शिप है जिसका क्या नाम है टाइप 076। तो क्या होता है आपका एम्फीबियस असॉल्ट शिप? हम लोग जब क्या बायो पढ़ते हैं तो उसमें भी हम एक टर्म पढ़ते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन होते हैं आपकी रेप्टाइल्स जो क्या करते हैं, आपकी जमीन पे भी रहते हैं और साथ में आपके पानी में भी रहते हैं। तो ये शिप भी ऐसा ही है, ये जमीन पे भी चलेगा और ये पानी में भी चलेगा। तो ये चाइना का फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन एम्फीबियस असॉल्ट शिप है द टाइप 076 और इसका नाम है सिचुआन। सिंचैन आता था ना कार्टून शिनचैन, तो शिनचैन बहुत ही खतरनाक सा शिप बना दिया उसने और वो जमीन पे भी चलता है और पानी में भी चलता है। तो एम्फीबियस असॉल्ट शिप द टाइप 076। मेरा गला बहुत खराब रहा इस सर्दियों में, ठीक ही नहीं हो रहा है, सॉरी। China's first Type 076 amphibious assault ship. China has launched its first next generation amphibious assault ship named Sichuan या Sichuan after a southwestern Chinese province. तो चाइना ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में कि चाइना या फिर कौन ऐसा पूछा जाएगा, बताइए कि कौन सी कंट्री है जिसने अभी फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन एम्फीबियस असॉल्ट शिप को बनाया लॉन्च किया है। तो चाइना। क्या हो सकता है इसका नाम पूछा जाए टाइप 076 या फिर ये पूछा जाए कि एम्फीबियस असॉल्ट शिप होता क्या है। तो ये पता होना चाहिए आपको एम्फीबियस असॉल्ट शिप क्या होता है, जो जमीन पानी दोनों में चलता है और चाइना ने इसको लॉन्च किया है और नाम इसका सिचुआन है, ठीक है। और टाइप कौन सा है इसका 076। ओके नेक्स्ट, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप होगा ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप्ड द एथनो बोटेनिकल गार्डन महाभारत वाटिका? तो उत्तराखंड के अंदर ऑलरेडी ना रामायण वाटिका तो है ही है, अब उन्होंने महाभारत वाटिका भी क्या कर दी, उन्होंने डेवलप की है उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। कहाँ पे? हल्द्वानी के अंदर महाभारत वाटिका का भी की है, हल्द्वानी में। महाभारत पुराणों में हल्दी की बड़ी वैल्यू है ना, हल्दी की बहुत वैल्यू है, हल्दी की वानी चलती है, जरा सा जख्म हुआ नहीं फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, हल्दी तेल मिक्स करते हैं और उस पर लगा देते हैं, तो हल्द्वानी। Uttarakhand Forest Department established Mahabharat Vatika. The Uttarakhand Forest Department has developed an ethnobotanical garden at Haldwani, over 1 acre of land to showcase ecological and environmental knowledge in Mahabharata and grown 37 plant species mentioned in the epic. ठीक है, जो भी हमारा एपिक है, हमारा जो ये बहुत बड़ा जो पुराण है, एपिक पुराण होता है, तो जो हमारे पुराण के अंदर जितने भी आपके 37 प्लांट स्पीशीज हैं उनके बारे में उसको मेंशन किया गया है, वो उन्होंने पूरे यहाँ पे शोकेस किए हैं। महाभारत वाटिका हैज प्लांट स्पीशीज मेंशन्ड इन 18 सेक्शन ऑफ महाभारता एंड देयर इज अ पोर्शन ऑफ महाभारता कॉल्ड वन पर्व
अरण्य पर्व, द बुक ऑफ फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो भी इन्होंने शोकेस किए यहाँ पे। द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिस ईयर ऑल्सो सेटअप रामायण वाटिका को भी इन्होंने हल्द्वानी में सेटअप करना है विद प्लांट स्पीशीज मेंशन। उसमें जो भी आपके वाल्मीकि जी की जो रामायणा है उसके अंदर उन्होंने जो भी प्लांट की स्पीशीज मेंशन की है उनको ये यहाँ पे शोकेस करेंगे। और एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा इन 6 मेजर फॉरेस्ट टाइप। और भगवान राम जी आपको पता है कि जब वो उनको वनवास मिला था तो वो अलग अलग जगह पे गए, तो रास्ते में अलग अलग तरह के जंगल मिले, है ना, तो उनको भी वहां पे शोकेस किया जाएगा। जैसे कि लॉर्ड राम केम अक्रॉस 4 टाइप ऑफ फॉरेस्ट। चित्रकूट गए, वो चित्रकूट में ट्रॉपिकल और डेसिडुअस आपका मिलता है, फॉरेस्ट टाइप मिलता है। फिर वो दंडकर्ण्या में गए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस मिलता है। फिर वो पंचवटी गए, पंचवटी में कैसा था, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस था। देन वो किष्किंधा में गए, किष्किंधा में कैसा था, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस। ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम अयोध्या टू श्रीलंका, जब उनकी पूरी जर्नी, जब माता सीता जी ये हो जाती हैं तो उसके बाद जो उनकी पूरी जर्नी रहती है, उनको पहले उनको वनवास मिलता है, तब भी वो जंगलों में उनको जाना पड़ता है। तो उसके बाद फिर माता सीता जी को रावण उठा के लेके जाते हैं, तो फिर वो श्रीलंका के लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे जंगल रास्ते में आए, जिस तरीके के आए, पेड़ पौधे देखने को मिले, उनको सबको शोकेस किया जाएगा आपके रामायण वाटिका में। फिर एक अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में आपको पता है माता सीता जी को रखा गया था, तो इसलिए वो उनसे एसोसिएटेड है विद सीता। वाइल द्रोणागिरी अल्पाइन फॉरेस्ट एसोसिएटेड विद लॉर्ड हनुमान। और जो द्रोणागिरी है जहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट है, तो वो कैसे किससे एसोसिएटेड है, भगवान श्री हनुमान जी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द विमेन्स वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024? कौन सी इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेन वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024? ब्लिट्स होता है बहुत फास्ट जो खेली जाती है, उसको होते हैं ब्लिट्स। तो इसका आंसर है वैशाली रमेश बाबू, वी रमेश बाबू, है ना। तो आपके वैशाली रमेश बाबू जी ने जीत लिया है आपका ये पहली। देखो इस हफ्ते में ना हमने 2 न्यूज पढ़ी है, कंफ्यूज मत होना। एक हमने पढ़ा था रैपिड चेस चैंपियनशिप, वो जीती थी आपकी सेकंड टाइम, किसने, कोनेरू हम्पी जी ने, ठीक है। और पहली बार उन्होंने जीती थी 2021 में, 19 में शायद से, सॉरी 2019 में, उसके बाद उन्होंने अभी जीती। और ये है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप, तो दोनों में फर्क है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो है आपकी वैशाली रमेश बाबू, ये भी ग्रैंड मास्टर रह चुकी हैं, लेकिन ये फर्स्ट नहीं थी, ये तो आपकी शायद से 84 या समथिंग कितने नंबर की बनी थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा अभी। लेकिन जो कोनेरू हम्पी जी थी वो इंडिया की फर्स्ट विमेन ग्रैंड मास्टर थी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है आपके वैशाली रमेश बाबू। आर वैशाली विंस ब्रॉन्ज एट वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024। और आपको पता है ये इंडिया का एक पहला ऐसा सिबलिंग है, जैसे कि वैशाली रमेश बाबू है, उसी तरीके से इनके भाई हैं आर प्रगनंदा जी, और दोनों ही भाई बहन क्या रह चुके हैं आपके, दोनों ने ही ग्रैंड मास्टर ये बने हैं इंडिया के, ठीक है। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू क्लिंचेस ब्रॉन्ज एट द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2024 एंड जू वेनजून क्लिंच द वुमेन्स ब्लिट्ज क्राउन मैग्नस कार्लसन इयान निपोमनियाचतीच शेयर वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल 2024। नॉर्वे मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। और आपके इयान नेपोमनियाचती, बहुत और सा नाम है, तो रशिया का है, रशिया के हैं ये इयान जी। तो इन दोनों ने क्या किया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब इनके कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, 3 सडन गेम हुई, लेकिन तीनों में विनर ही नहीं कोई प्रोड्यूस हुआ। तो उस वजह से क्या किया गया, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप टाइटल को शेयर किया गया है दोनों के साथ ही, आपकी मैग्नस कार्लसन और इयान के साथ में इयान नेपोमनियाचती, तो ये है रशिया के। तो ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये भी आपने ध्यान रखना। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट 2 प्लेयर्स हैव शेयर्ड द वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल। और मैन की कैटेगरी में किया है इसको शेयर, विमेन की कैटेगरी में नहीं किया है, वो आपकी इकलौती जीती है अभी वैशाली रमेश बाबू 2024 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द संस्कृति उत्सव कमेमोरेटिंग उत्तर प्रदेश दिवस? तो जो यूपी दिवस है, यूपी दिवस के अंदर थीम क्या रही संस्कृति उत्सव की, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए क्या थीम रही, उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ये भी आप अगर मतलब कि ऑप्शन पढ़ोगे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। संस्कृति संस्कृति आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान, उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान क्या होता है, व्हाट इज संस्कृति उत्सव? The Uttar Pradesh government will organize Sanskriti Utsav to commemorate the state's foundation day
उत्तर प्रदेश दिवस बिटवीन 2 जनवरी टू 26 जनवरी 2025। 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के बीच में इन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस को क्या किया, सेलिब्रेट किया, उसके फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया। और उसी दौरान इन्होंने संस्कृति उत्सव को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें इन्होंने अपनी जो संस्कृति थी उसको शोकेस किया, उसमें पार्टिसिपेशंस रखी। द संस्कृति उत्सव विल कमेमोरेट उत्तर प्रदेश दिवस। थीम क्या रही इसकी, वही सेम, उत्तर प्रदेश पर हमारी संस्कृति हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे 24 जनवरी 1950, द यूनाइटेड प्रोविंस वाज ऑफिशियली रीनेम्ड उत्तर प्रदेश। द इनिशिएटिव टू सेलिब्रेट यूपी डे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर राम नायक। और इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, कि बोला गया था कि हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, हम ना यूपी का स्टेटहुड डे मनाया करेंगे। तो ये बोला था, उस टाइम यूपी के गवर्नर थे राम नायक जी, तो उन्होंने बोला था। पहले इसको ना यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। आपको पता है ब्रिटिश ईरा था, तो ब्रिटिश ईरा में नाम भी उनके जैसे हुआ करते थे, तो उन्होंने नाम दिया था इसको यूनाइटेड प्रोविंस। फिर फाइनली इसको 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को इसको रीनेम कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। Since 2018, UP Day has been celebrated as a 3-day event, highlighting the state's history, culture and achievements. उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसमें अपने स्टेट की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, कल्चर के बारे में बताते हैं, और जो भी अचीवमेंट्स रही हैं उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी इन इंडिया इनॉग्रेटेड? तो आपके भारत के अंदर पहली बार एक ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है सी के ऊपर। कहाँ पे बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन भी हो गया, अब तो बन भी गया और उद्घाटन हो गया है। तो कहाँ पे बना, ये बना है कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। सी ब्रिज क्या होता है या ग्लास ब्रिज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ रील्स आती हैं कि लोग बाहर जाते हैं घूमने, और वो ना ऐसे किसी बिल्डिंग पे या किसी पे जाते हैं जिसका जो फर्श होता है वो आपका ग्लास का होता है, टफंड का होता है, और उसके ऊपर जाने से ऐसे फील आता है कि नीचे तो हम गिर जाएंगे। तो ये ब्रिज भी वैसे ही होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप पानी के ऊपर चल रहे हो, मतलब आप चलोगे तो आप मतलब नीचे गिर जाओगे, ऐसे फील होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल। तो फिर वो ये पहली बार हुआ है आपका इंडिया के अंदर, और इसका उद्घाटन भी हो गया। फर्स्ट क्लास ब्रिज है हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। ये देखिए, ये बिल्कुल दिख भी रहा होगा आपको, बीच बीच में ट्रांसपेरेंट है, ग्लासेस लगे हुए हैं। तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी इन कन्याकुमारी ऑन 31 दिसंबर 2024 को। उन्होंने भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज था सी के ऊपर जो बनाया गया कन्याकुमारी के अंदर, उसका उद्घाटन किया। द ग्लास ब्रिज कनेक्ट्स द विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड द 133 फुट थिरुवल्लुवर स्टैच्यू इन द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। और ये ग्लास क्या दो जगहों को कनेक्ट कर रहा है, एक तरफ है आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल और दूसरी तरफ है आपका 133 फुट की थिरुवल्लुवर की स्टैच्यू, जो कि एक पोइट थे। तो 133 फुट थिरुवल्लुवर स्टैच्यू इन द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। द ग्लास ब्रिजेस आर लैमिनेटेड ग्लास और टफन ग्लास, तो लैमिनेटेड ग्लास और टफन ग्लास का बना है। एंड सीएम स्टालिन also announced that his government would celebrate the last week of every December as Thirukural week to spread the poet's teaching in his renowned work थिरुकुरल। जो अभी हमने पढ़ा ना थिरुवल्लुवर स्टैच्यू, तो वो वही थे, उन्होंने थिरुकुलर के राइटर थे, ये एक आपके तमिल पोइट थे। तो उनका जो भी उनकी जो टीचिंग रही है उसको क्या करना है, फैलाना है सारे में, उसको स्प्रेड करना है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं हर दिसंबर का जो आपका लास्ट वीक होगा उस टाइम हम बोला सेलिब्रेट किया करेंगे थिरुकुरल वीक। जांगजियाजी ग्लास ब्रिज इन चाइना इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज। अब अगर आपका ग्लास ब्रिज न्यूज के अंदर है, इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है, तो इंडिया के अंदर बन गया है, उसका उद्घाटन भी हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, कन्याकुमारी, ठीक है, तमिलनाडु में। वो कनेक्ट किस किस को करता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि एक तरफ आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल होगा और दूसरी छोर पे आपका होगा 133 फुट की आपकी थिरुवल्लुवर स्टैच्यू, उनको वो कनेक्ट करेगा आपस में। अब ये न्यूज में तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, बताइए वर्ल्ड का हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज कहाँ है, तो वो चाइना में है, चाइना का जांगजियाजी ग्लास ब्रिज। अब चाइना आ गया तो चाइना से कनेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे ब्रिज की बात आ रही है, तो आपको पता है हमने अभी पढ़ा था ब्रह्मपुत्रा के बारे में पढ़ा था हमने, जो जिसको ये सांगपो बोलते हैं, उसके ऊपर ये क्या करें, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहे हैं, जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा, और इंडिया और बांग्लादेश उसमें काफी ज्यादा कंसर्न है। इट इज 430 मीटर्स लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड एंड 300 मीटर अबव द ग्राउंड। तो 430 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, 300 मीटर ये ग्राउंड के ऊपर है। Next question, who won the maiden senior national men's handball championship title?
तो किसने जीता है आपका मेडन सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल? तो ये जीता है आपका केरला ने जीता है आपका नेशनल मेंस जो सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल। तो ये रही केरला की टीम। केरला won their first senior nationals men's handball championship title by defeating चंडीगढ़। इन्होंने हराया किसको है? चंडीगढ़ को हराया है केरला ने। तो सोचो बिल्कुल ही एक साउथ में जाके एक नॉर्थ में जाके, तो कितना दूर दूर है, इन्होंने एक दूसरे को क्या किया है, आपस में कंपीट किया और केरल ने चंडीगढ़ को हराया 34/31 से। द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट वॉज हेल्ड एट द चंगनसेरी इन केरला। और केरल के ही अंदर आपका चंगानसेरी है, वहां पे ये टूर्नामेंट हुआ था। केरला रीच द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन केरला ना पहली बार मतलब आपका फाइनल में पहुंचा था, डिफीटिंग सर्विसेज इन द सेमीफाइनल। उन्होंने सेमीफाइनल में सर्विसेज को हराया था, फिर फाइनल में पहुंचे। फाइनल में उन्होंने चंडीगढ़ के साथ क्या किया, फाइट किया और चंडीगढ़ को हराया। चंडीगढ़ सिक्योर्ड देयर प्लेस बाय डिफीटिंग इंडियन रेलवे। और चंडीगढ़ कैसे पहुंचे थे फाइनल में? चंडीगढ़ ने सेमीफाइनल में हराया था इंडियन रेलवेज को। Devendra of Kerala was adjudged the best player of the championship, while Rahul received the best goalkeeper award. तो जो देवेंद्रा ऑफ केरल हैं उनको जज किया गया कि वो बेस्ट प्लेयर रहे पूरे चैंपियनशिप के, और जो राहुल हैं उनको बोला गया कि वो बेस्ट गोलकीपर रहे। तो उनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया और देवेंद्रा ऑफ केरल को बेस्ट प्लेयर का दिया गया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया रोहतक, the sports of handball in India and the handball federation of India were founded by Mr. Jagat Singh Chauhan of रोहतक। जो आपका ये हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है रोहतक के अंदर, बोला जा रहा है कि जो स्पोर्ट्स ऑफ हैंडबॉल इन इंडिया है और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसको फाउंड किया था जो मिस्टर जगत सिंह चौहान थे रोहतक के। उन्होंने इसको रोहतक के अंदर क्या किया था, उसको फाउंड किया था जगत सिंह चौहान ने। एंड ही वाज एन एलुमनस ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैड्रास। तो वहां के ये बहुत ही एक उम्दा प्लेयर भी रह चुके हैं। एंड ही वाज द फाउंडर एंड फादर ऑफ हैंडबॉल। तो इनको हैंडबॉल या का फादर भी बोला जाता है, फाउंडर भी बोला जाता है। नेटबॉल एंड थ्रो बॉल स्पोर्ट्स इन इंडिया, हैंडबॉल का, नेटबॉल का, थ्रो बॉल का, जो भी इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स हैं आपके, थ्रो बॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, तो उनका फादर और फाउंडर भी बोला जाता है किसको? मिस्टर जगत सिंह चौहान जी को। HFI was established on 10th of October 1971। सोचने वाली बात है, 1971 में यहाँ पे इंडो पाक वॉर चला हुआ था बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए, और वहां पे HFI की एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की। एट अ मीटिंग चेयर्ड बाय प्रोफेसर धर्म सिंह ढिल्लन एट रोहतक, हरियाणा, मिस्टर जगत सिंह चौहान द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ HFI was also present at this meeting। और जो मिस्टर जगत सिंह चौहान है फाउंडर वो थे, तो इसलिए वो पहले जनरल सेक्रेटरी भी वही थे HFI के, और वो भी प्रेजेंट थे इस मीटिंग में। एंड HFI was registered on 15th of June 1972 at रोहतक, हरियाणा, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आपका 1860 as amended by the Punjab Amendment Act 1957। The founding members of HFI were Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Maharashtra, Odisha, Punjab। नहीं है, 21 है मेरे ख्याल से। ओ सॉरी, हाँ 21 है, सॉरी। ओके, अपना हैंड रेज कर दिया करो ना, एकदम से सडनली बोलते हो तो मैं डर जाती हूँ फिर। पहले हैंड रेज कर दिया करो, मुझे लगा एकदम से सडनली मतलब क्या हो गया। ओके। The founding members of HFI were Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Maharashtra, Odisha, Punjab, Vidarbha and Uttar Pradesh। तो ये फाउंड इतना डिटेल में नहीं हमें याद रखने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा जानना है, अगर रख सकते हो तो अच्छी बात है। एंड HFI इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडी फॉर हैंडबॉल, बीच हैंडबॉल, आपकी व्हील चेयर हैंडबॉल, जो भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर है उनकी क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग बॉडी है। सिंपल सा इस न्यूज को फिर से देख लो एक बारी। सिंपल सा है कि जो आपका मेडन सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप हुआ अभी आपका केरल के अंदर, तो वो केरल और आपके चंडीगढ़ के बीच में हुआ। केरला जीत गया और चंडीगढ़ हार गया। केरल के अंदर भी कहाँ पे हुआ? चंगानसेरी के अंदर हुआ। और केरल ने आपका सेमीफाइनल में हराया था आपके सर्विसेज को, और पहली बार केरल फाइनल में पहुंचा था। और चंडीगढ़ ने सेमीफाइनल में हराया था इंडियन रेलवे को, फिर फाइनली वो हार गया, फाइनल में हार गया, मतलब कि सेमीफाइनल में उसने इंडियन रेलवे को हराया था। फिर थोड़ा सा HFI के बारे में याद रखना है आपने, और ये भी याद रख सकते हो तो ठीक है। देवेंद्रा ऑफ केरल जो है उनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप का दिया गया अवार्ड, और जो राहुल हैं उन्होंने रिसीव किया बेस्ट गोलकीपर अवार्ड। HFI कब फॉर्म हुआ ये याद रखना आपने, 10 अक्टूबर 1971 को
जब इंडो पाक वॉर चल रहा था। और जो आपका HFI है उसका फाउंडर कौन है, आपकी मिस्टर जगत सिंह चौहान है, और इन्हीं को ही फाउंडर या फादर ऑफ हैंडबॉल, नेटबॉल और थ्रोबॉल स्पोर्ट्स के बोला जाता है भारत के अंदर। बस इतना सब याद रह जाएगा, बहुत है। बाकी रजिस्टर हुआ था 15 जून 1972 को रोहतक के अंदर, रोहतक हरियाणा के अंदर। और ये जो आपकी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंडर, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है आपका 1860 एज अमेंडेड बाय द पंजाब अमेंडमेंट एक्ट 1957, उसके तहत इसको क्या किया गया था, इसकी रजिस्ट्रेशन कर दी गई थी। और इसमें जो फाउंडिंग मेंबर में कौन कौन थे, आंध्र प्रदेश था, दिल्ली था, हरियाणा था, महाराष्ट्र था, उड़ीसा था, पंजाब था, विदर्भ था और यूपी था, बस। और HFI क्या है, आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग बॉडी है। किस किस के लिए, हैंडबॉल के लिए, बीच हैंडबॉल के लिए, व्हील चेयर हैंडबॉल के लिए, तो इन चीजों के लिए है। ओके, अब इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम कर लेते हैं। 1 जनवरी को होता है आपका ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी जैसे न्यू ईयर आता है ना, न्यू ईयर को सब चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ उस दिन मतलब रहना चाहते हैं, सब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को। 3 जनवरी को होता है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। अब एक दिन हो गया घर पे, दूसरा दिन हो गया घर पे, तीसरे दिन बोलते हैं बहुत हो गया, अब तो निकलना ही पड़ेगा, माइंड फ्रेश करना पड़ेगा, बॉडी फ्रेश करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे होता है आपका 3 जनवरी को। या ये सोच सकते हो आप, 3 जनवरी को आपने बोला ठीक है 2 दिन तो घर में निकाल दिए फैमिली के साथ, अब जिम चलते हैं, थोड़े अपनी माइंड को हेल्दी करते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी करते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे होता है आपका 3 जनवरी को। देन आगे 4 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है आपसे कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब होता है। 4 जनवरी को होता है, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। आपको पता ही है ब्रेल लिपि क्या होती है, जो भी आपकी फिजिक जिन आईसाइट जिनकी नहीं होती है तो वो ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। तो 4 जनवरी को होता है आपका वर्ल्ड ब्रेल डे। अब क्विक रिकैप कर लेते हैं आपका। तो आपको पता फर्स्ट वीक है, तो फर्स्ट वीक के अंदर इतने ही डेज आए आपके, तो वो डेज हमने डाल दिए। अब जब नेक्स्ट वीक का करेंगे तो उस पर फिर अगले डेज करेंगे। ओके, वैसे 1 जनवरी को ना एक और डे भी होता है, DRDO डे भी होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। 1 जनवरी 1958 को DRDO की फॉर्मेशन हुई थी, DRDO की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। समीर कामत जी उसके चेयरमैन है, हमने पढ़ा भी था ये न्यूज में, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 जनवरी को DRDO डे। ओके, अब सारा रिकैप कर लेते हैं, जितना भी हमने वीक 1 में पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। गुरुंग कम्युनिटी इन नेपाल इज सेलिब्रेटिंग तमुल होसम मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। आपको पता है गुरुंग कम्युनिटी कहाँ की, नेपाल की है, और ये क्या करते हैं, तमुल होसर को सेलिब्रेट करते हैं जब न्यू ईयर आती है। और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि 12 महीने होते, हर एक महीने को क्या करते हैं आपका एक एनिमल क्या करता था, उसको डेजिग्नेट करता था, ठीक है। फिर उसके बाद है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आपके CRPF के। फिर ब्लिंकिट ने लॉन्च किया 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस गुड़गांव के अंदर। और ब्लिंकिट किसके अंदर आती है अभी आपकी, बताओ, जोमेटो ने भी अपने आप को क्या कर दिया, रीब्रांड कर दिया है, क्या नाम रख दिया उसने, एटर्नल। एंड वेटरन डायरेक्टर राइटर साई प्रजन पै विल रिसीव द पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जो आपका अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था 2025 के अंदर, उसमें जो वेटरन डायरेक्टर और राइटर रह चुके, वेटरन होते हैं बड़े जो वरिष्ठ लोग होते हैं पहले के, तो सही प्रेजेंट पे आपकी क्या है, उनको दिया गया पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फिर थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे जब अजंता एलोरा पढ़ रहे थे तो हमने थोड़ा सा अजंता एलोरा के बारे में देखा था कि जो अजंता जो केव्स हैं आपकी यहाँ पे जो है आपकी सारी की सारी ये एक ही धर्म को डेडिकेटेड है। आपके कौन सा था वो आपका, बताओ फटाफट से, बुद्धिज्म। और एलोरा में आपका बुद्धिज्म को भी है, जैनिज्म को भी है, और साथ ही साथ में आपके हिंदुज्म को भी है। और फिर आपका नेक्स्ट, और एक हमने केव नंबर 16 की थी एलोरा के अंदर, जो क्या है आपकी, फिर उसके बाद की थी हमने केव नंबर 16, एक सेकंड देना मेरे को, सॉरी। ओके, तो जो केव नंबर 16 थी आपकी, वो मैंने बताया था आपको मोनोलिथिक है ना, कैलाश टेम्पल से जो थी आपकी एक ही चट्टान को काट के पूरी बनाई गई है। Renowned Carnatic musician T.M. Krishna was conferred the title of Sangeet Kalanidhi 2024 at the 98th
conference and concerts, SADAS, the traditional oriental convocation of the music academy in Chennai। तो ये हमने पढ़ा था, जो टीएम कृष्णा जी हैं उनको संगीत कला निधि टाइटल दिया गया 2024 का। तो यहाँ पे ये कैसे थे, आपके कार्नेटिक म्यूजिशियन थे। दो तरह के म्यूजिक होते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, एक कर्नाटिक म्यूजिक होता है। कर्नाटिक म्यूजिक आपका मेजरली है चलता है आपका साउथ इंडिया में, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़, इसके अंदर है ना। और उसके बाद जो हिंदुस्तानी म्यूजिक वो मेजरली आपका नॉर्थ इंडिया का है। Okay. The Gujarat government approved the bifurcation of Banaskantha district to create a new district। तो हमने पढ़ा था कि जो आपकी गुजरात गवर्नमेंट, अब आपको याद आ गया होगा, मैंने कहा था कि गुजरात से रिलेटेड हमने करंट अफेयर पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? अब एक हमने आज न्यूज पढ़ी, दूसरी हमने लोथल वाली पढ़ी थी, और तीसरी अब आपकी होगी ये वाली, कि गुजरात की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के 2 टुकड़े उन्होंने कर दिए थे और एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई थी उन्होंने, उसको बिफरकेट करके, है ना, 11 रवा करके। तो उसको बिफरकेट करके उन्होंने क्या करती 2 डिस्ट्रिक्ट बना दी है। और बनासकांठा के अंदर क्या थे, कम तालुका आ गए थे, और जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी उसके अंदर ज्यादा तालुकाज आ गए थे। और टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी अभी गुजरात के अंदर? 34 होगी। पहले 33 थी और इसके बिफरकेशन के बाद अब 34 बन गई है। तेलंगाना गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट तेलंगाना अच्छा हाँ, बाव थारड, कुछ ऐसा नाम था उसका, बाव थारड। मुझे एक्चुअली उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, बाव थारड था उसका नाम, जो बनासकांठा से टूट के बनी थी। ओके। तेलंगाना गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट सावित्री बाई फुले's बर्थ एनिवर्सरी एज वुमेन टीचर डे। फिर हमने सावित्री बाई फुले जी के बारे में पढ़ा था कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि वो क्या करेंगे, जिस दिन भी सावित्री बाई फुले जी का बर्थडे होता है उस दिन हम क्या करेंगे, वुमेन टीचर्स डे मनाया करेंगे। तो इनके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि इन एक्चुअल ये महाराष्ट्रियन थी, लेकिन ये डिक्लेयर करने वाले कौन है जिन्होंने बोला कि हम इनके बर्थडे वाले दिन वुमेन्स टीचर डे मनाएंगे, तो वो है आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट, क्योंकि ये भारत की फर्स्ट वुमेन टीचर थी सावित्रीबाई फुले जी। The official mascot for the Kho Kho World Cup 2024 are Tejas and Tara, a pair of gazelles representing speed, agility, teamwork, with Tejas symbolizing energy and brilliance and Tara representing guidance and inspiration। तो हमने पढ़ा था खो खो का जो वर्ल्ड कप इंडिया के ही अंदर हुआ, तो होगा भी 2025 के अंदर, तो उसके अंदर जो आपका तेजस और तारा क्या रहे थे, वहां पे पेयर रहा था पूरा गेजल्स का। और तेजस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एनर्जी और ब्रिलियंस को, और तारा किसको रिप्रेजेंट करते थे, गाइडेंस एंड एस्पिरेशन को। 39th President of the United States, he played a pivotal role in the brokering peace in the Middle East during his tenure from 1977 to 1981। तो ये पास्ट, अभी इनका क्या हुआ, पास्ट अवे, जो 39th प्रेसिडेंट थे आपके यूएस के। बताओ कौन थे, हमने इनके बारे में पढ़ा था, बहुत फेमस है। जब इजराइल को कोई देश नहीं मान रहा था तो इन्होंने फिर आपका इजराइल और इजिप्ट को मिलके, मतलब सीक्रेटली उनको मिला के क्या किया था, उनकी चुपके से उनका अच्छे से, मतलब उनका पूरा सॉल्यूशन किया था, और बोला था कि हम अच्छे से क्या करेंगे कि आप, फिर इजिप्ट ने बोला ठीक है, जो भी आपका इजराइल ने उनका एक पार्ट मतलब कि हड़प्पा हुआ था, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या किया था, वो वापस दे दिया। तो बताओ कौन थे यूएस के प्रेसिडेंट, आपके 39 प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ, किसी को नहीं है याद? जिमी कार्टर। हाँ, जिमी कार्टर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आपके फ्रेंच संस्कृत स्कॉलर एंड पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर पेरिस सिल्वेन फिलोजेट पास्ट अवे। तो ये फ्रेंच संस्कृत स्कॉलर थी, पद्मश्री मिला था इनको। तो हमने इनको कैसे याद किया था कि इनको पद्मश्री कब मिला है, अभी ताज़ा ताज़ा 2024 में मिला ही था, और इतने खुश हो गए कि ये ना परी वाली फीलिंग आ रही थे, ये मेल, लेकिन इनको परी वाली फीलिंग आ रही थी। तो डॉक्टर पेरिस सिल्वेन फिलोजेट, इनका निधन हो गया है और पद्मश्री इनको 2024 में मिला, इनसे खुशी निशान की गई। Okay, next, NASA's pioneering Parker Solar Probe made history when it flew closer to the sun than any other spacecraft, with its heat shield exposed to scorching temperature topping 930 डिग्री सेल्सियस, जो कि अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया था कि नासा ने, जो उनका पार्कर सोलर प्रोब था, उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी कि वो बिल्कुल सन के आपके कोरोना वाले रीजन से बहुत क्लोज से गया था, जो कि हाई टेम्परेचर आपका 930 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से होते हुए गया था, और आपको पता है सन को स्टडी करने के लिए था, तभी वो पार्कर सोलर प्रोब है, सोलर मतलब उसकी स्टडी करने के लिए भेजा था, सन की स्टडी करने के लिए। तो उसने क्या किया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, इसलिए वो न्यूज में था। अगर बात करें इंडिया की तरफ से हमारे जो गया है सोलर को स्टडी करने के लिए, वो है आदित्य L1।
Punjab has recently achieved milestone by providing 100% piped water supply to all rural household falls under the central government's हर घर जल स्कीम। तो पंजाब ने अभी हाल ही में न्यूज में था क्योंकि उन्होंने हर घर जल स्कीम के तहत क्या किया, 100% जो पाइप्ड वाटर सप्लाई है वो उन्होंने हर एक रूरल हाउस होल्ड को दी है। तो इसके रिलेटेड मैंने बताया था कि सबसे पहला कौन था इंडिया का, तो वो गोवा था। यूटी की बात करें तो अंडमान निकोबार था, है ना। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट बना है, फर्स्ट तो गोवा बन चुका है 2021 में, लेकिन अभी ये न्यूज में है क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, हर घर जल स्कीम के तहत 100% पाइप वाटर सप्लाई दी है जितने भी रूरल हाउस होल्ड है। ओके, और हर घर जल स्कीम क्या थी, किसके अंडर आती थी, आपकी जल जीवन मिशन के ही अंडर आती थी। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट डिपार्ट्स फॉर 18th एडिशन ऑफ बटालियन लेवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो सूर्य किरण हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से निकलती थी। अब बताओ फटाफट से, इंडिया और किसके बीच में होती है, हमारे सर के ऊपर है, बिल्कुल सूरज सर के ऊपर चढ़ गया है, वहां पे जाना पड़ता है हमको एक्सरसाइज करने के लिए सूर्य किरण। कौन सी कंट्री थी, नेपाल। नेपाल। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट डिपार्ट्स, तो इंडियन आर्मी के हमारे जो गए थे आपके गुरखा राइफल के, तो 18th एडिशन हुआ ये, और इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। चाइनीज गवर्नमेंट हैज गिवन, नेपाल में भी एग्जैक्ट बताओ मुझे कहाँ पे होता है, अगर याद है आपको तो, नेपाल में भी एग्जैक्ट कौन सी जगह थी, है किसी को याद? काठमांडू। नहीं, सलझंडी नेपाल के अंदर। हो सकता है आपको नेपाल ना दिया हो, सलझंडी दिया हो, फिर क्या करोगे आप? तो दोनों याद रखने हैं आपने, मतलब एग्जैक्ट अगर तो कंट्री होगी नेपाल तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मतलब पर्टिकुलर जगह दी होगी तो याद रखना है सलझंडी। ओके, Chinese government has given its green signal to the construction of the world's largest dam on the river Yarlung Sangpo, known as the Brahmaputra in India, on the eastern rim of the Tibetan Plateau. Most important. ये हमने पढ़ा था, बड़े अच्छे से समझा हमने इसको, इसमें हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था, है ना। और ये कब दिया था इन्होंने कंसेंट, इन्होंने बोला था कि 2020 में, जब देश में इन्होंने पूरे वर्ल्ड में इन्होंने कोविड दे दिया और खुद ये इस काम में लगे हुए थे, है ना। तो पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था, जिसको ये सांगपो बोलते हैं उसको हम इंडिया में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र भी हम उसको एकदम से नहीं बोलते थे, जब वो नामचा बरवा से, जो डीप गॉर्ज है अरुणाचल प्रदेश के पास, वहां से जब वो इंडिया के अंदर एंटर होती थी तो वहां हम उसको दिहांग और सियांग के नाम से जानते थे। फिर बाद में अंदर उसके अंदर असम के अंदर लोहे, दिकांग, सिकांग वो मर्ज होती थी, तब जाके हम उसको ब्रह्मपुत्र बोलते थे। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसको जानते हैं आपके किसके नाम से, बताओ फटाफट से, बड़ा डिटेल में किया था हमने। गंगा को जानते पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र को जानते हैं, बोलो, जमुना। हाँ, जमुना के नाम से। फिर जब पद्मा और जमुना मिलती थी तो फिर वो क्या बनाती थी, मेघ बरसाती थी, वो मेघना, ठीक है। फिर मेघना, फिर फाइनली वो आपकी बे ऑफ बंगाल में चली जाती थी। उससे पहले वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती थी, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसरो टू लॉन्च स्पेडएक्स मिशन ऑन December 30। तो जो इसरो है, इसरो ने लॉन्च किया स्पेडएक्स मिशन। स्पेडएक्स क्या था आपका, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा था इसको डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो इसरो ने लॉन्च किया था 30 December को स्पेडएक्स मिशन। तो याद है आपको डॉकिंग क्या होता है, स्पेस के अंदर उन्होंने दो क्या की थी, आइडेंटिकल ट्विंस सैटेलाइट भेजी थी आपकी, और दोनों को उन्होंने क्या किया, भेजा यहाँ से अलग अलग, और वहां पे दोनों को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, उसको बोलते हैं डॉक करना। तो उसमें हम लोग सक्सेसफुल भी रहे थे। नेक्स्ट आ गया आपका गुजरात का फिर से लोथल। तो लोथल टू बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज विद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने देखा था जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, आर्मी, उनके भी जितना भी सारा वो होगा उसको शोकेस किया जाएगा वहां पे। और जो भी पेविलियंस वगैरह हैं, जितने भी हमारे यूटी स्टेट है, उनका जो कल्चर वाला पार्ट है उसको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। लोथल के अंदर जो जो चीजें मिली हैं उसको भी वहां पे क्या किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। एक प्रॉपर आपका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा ये। कौन सी नदी के किनारे है लोथल, भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, साबरमती की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल हैज अर्न द प्रेस्टिजियस ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो सेल को क्या बोला गया था, बोला गया ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। पहली बार भी इसी को मिला था 23-24 के लिए, 25-26 को भी यही बोला गया। अब क्या होता है, जो ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक सर्वे किया जाता है, और वो कंपनीज के जो एम्प्लॉय उनको पूछते हैं कि बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था इस कंपनी के अंदर, अच्छा रहा कि कैसा रहा। तो सेल के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने तो बोला बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी जगह काम करने के लिए, तो दे दिया गया फिर सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन।
नेक्स्ट पढ़ा था गुजरात गवर्नमेंट एंड बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात BCSG विल कंडक्ट द सेंसस ऑफ कोस्टल एंड बेडर बर्ड्स एट द मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी इन जामनगर। तो फिर से आ गया आपकी गुजरात वाली न्यूज, ये भी हमने पढ़ी थी वेडर वाली, कि जो बेडर बर्ड्स होते हैं आपके तट पक्षी होते हैं ना, तो उनका क्या किया, पहली बार क्या बनाया आपका गुजरात गवर्नमेंट बनी फर्स्ट टाइम, जिन्होंने क्या किया है कोस्टल और बेडर बर्ड्स का क्या किया है आपका सेंसस किया है। ओके फिर नेक्स्ट है आपका रिनाउंड लिरिस्ट एंड स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर, उनको ऑनर किया गया था एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड। कौन सा दिया गया उनको, एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड। और इनके साथ ही हमने एक और पढ़े थे बगदादी जी, उनको कौन सा दिया गया था वो मेरे को आप बताओगे। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी, उन्होंने अपना दूसरा जो विमेन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल जीता था, और इन्होंने हराया किसको था, इंडोनेशिया के इरेन सुकंदर जी को, जिनके साथ फोटो में खड़े थे ना, उनको हराया था इन्होंने, इरेन सुकंदर जी को। कहाँ से है ये, इंडोनेशिया के। देखो कई बार पता क्या होता है, आपने ना जीतने वाला भी याद रखना है और जिसको बीट किया वो भी याद रखना है, क्योंकि जो जिसको बीट किया वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो जीता है वो तो ना ऐसे हर न्यूज़पेपर पे हेडलाइन होती है, तो इसलिए एग्जामिनर को पता था कि बच्चे को ये आता है, तो वो क्या करेंगे वहां पे, वो हमारे साथ वहां पे गेम प्ले करेंगे, वो पूछेंगे इन्होंने बीट किसको किया, या फिर जिनको बीट किया है उनका नाम दे देंगे, इरियन सुकंदर, बताइए ये कौन से खेल से रिलेटेड है या कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इरियन सुकंदर आई से है तो इंडोनेशिया से ही है आपके, ठीक है, आई से इरियन, आई से इंडोनेशिया। दूसरा ये भी आपके चेस प्लेयर है। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू, आपको पता है एक पूरी लिस्ट बनाई गई थी जिसमें देखा गया था कि सबसे अमीर सीएम कौन है इंडिया के अंदर, तो वो आगे थे आपके सीएम चंद्रबाबू नायडू जी। 900 समथिंग 916 की 900 समथिंग कुछ इनके पास करोड़ देखी गई थी, पूरी की पूरी इनके जो इनका पूरा प्रॉपर्टी बताई गई थी, और जो ममता बनर्जी उनकी सबसे कम बताई गई थी। फिर उसके बाद सीरिया अपॉइंट मेसा सेवरिन एज फर्स्ट वुमेन टू लीड सेंट्रल बैंक। तो मई की इतनी गर्मी, मतलब मई के महीने में मतलब सबर चाहिए होता है, तो सीरिया की एक लेडी है, वो बड़े मई के महीने में ऐसी गर्मी में क्या करती, बड़े सब्र के साथ पेशेंस के साथ रह रही थी कि एक दिन तो सीरिया मुझे क्या करेगा, अपने सेंट्रल बैंक का क्या बना देगा, चेयरपर्सन क्या कर देगा, और वो बना देगा लीड, मतलब वो बना देगा लीड करने वाला एक हेड बना देगा। और इनका सब्र क्या हुआ, पूरा हुआ, और मैसा सवरेन बन गई फर्स्ट वुमेन टू लीड सेंट्रल बैंक ऑफ सीरिया। लोकपाल डे के बारे में हमने पढ़ा कि 16 जनवरी को ये ऑब्जर्व होता है। इसके बारे में हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी कि कैसे आपके जो अन्ना हजारे जी थे, उन्होंने कैसे आपकी हंगर स्ट्राइक की थी, किस तरीके से उन्होंने इसके लिए डिमांड की थी, लेकिन ये था बहुत पुराने वक्त से, लेकिन बहुत बारी आया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर फाइनली 2014 में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया और बोला गया कि लोकपाल होना चाहिए, लोकायुक्त होने चाहिए। ओडिया पोइट प्रतिभा सतपथी टू रिसीव गंगाधर नेशनल अवार्ड, जो ओडिया पोइट थी आपकी प्रतिभा सतपथी जी, ठीक है, तो उनको क्या दिया गया, गंगाधर नेशनल अवार्ड। फिर तो उसके बाद है आपका इंडिया टू रिप्लेस मैत्री विद मैत्री टू रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बाय 2029। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। हमने पढ़े थे कि 3 रिसर्च स्टेशन है हमारे अंटार्कटिका के अंदर हुआ करते थे, एक दक्षिण गंगोत्री था, भारती था और मैत्री था, लेकिन दक्षिण गंगोत्री आपका सबमर्ज हो गया था। फिर उसके बाद बच गया आपके मैत्री और दूसरा बच गया आपका भारती। मैत्री भी अब काफी ज्यादा क्या हो गया आपका, मतलब कि डिकमीशन की स्टेज पे आ गया है, तो बोला उसको हम क्या करेंगे 2029 में हम उसको मैत्री को मैत्री 2 से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। 17-year-old from Mumbai becomes the youngest female in world to scale highest peaks on each 7 continent। तो 17 साल की ये मुंबई से बनी है आपकी, और ये यंगेस्ट फीमेल बनी थी आपकी। नाम बताओ आप मुझे फटाफट से इनका। और काम्या जी थी, है ना, काम्या कार्तिकन। तो ये बनी थी आपकी हाईएस्ट पीक्स, जितनी भी आपके 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन थे आपके, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, ठीक है। तो उनकी जो भी हाईएस्ट पीक थी, उनको क्या किया था इन्होंने आपके अचीव किया था, उसके ऊपर इन्होंने स्केल किया था। ओके, HSBC इंडिया एंड ताज ग्रुप लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड। और HSBC इंडिया और ताज ग्रुप ने मिलकर भारत का पहला जो प्रीमियम को ब्रांडेड हॉस्पिटैलिटी क्रेडिट कार्ड को क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया। 1 जनवरी को DRDO फाउंडेशन डे होता है, क्योंकि 1 जनवरी 1950 डे को ही DRDO की स्थापना हुई थी। वेस्ट बंगाल लिफ्ट्स संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला। तुमने पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल ने क्या किया, संतोष ट्रॉफी जीत ली है और केरला इसमें हार गया था। और अभी हमने केरला से रिलेटेड पढ़ी थी कि केरला जीता है और आपका चंडीगढ़ हारा है। वो मेरे को आप बताओ, अब अभी आ जाएगा, उससे पहले मेरे को बता दो, कमेंट में बता देना।
ओके, प्रो कबड्डी 2024 हरियाणा स्टीलर्स विन मेडन टाइटल आफ्टर बीटिंग पटना पायरेट्स इन फाइनल। तो इसको भी हमने पढ़ा था कि प्रो कबड्डी में हरियाणा वालों ने स्टील कर दिया आपका टाइटल, और पटना के पायरेट देखते ही रह गए, उनको बीट कर दिया। खेल रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन एनुअली बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो इसके बारे में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा, ये आज की न्यूज है। तो इसमें हमने 4 देखे थे, कौन कौन थे देखे थे हमने, एक आपके मनु वाकर जी थी, और कौन थे, हरमनप्रीत जी थे, गुकेश जी थे, और आपके प्रवीण जी थे। इन चारों को दिया गया था। डॉक्टर संदीप शाह बन गए हैं चेयरपर्सन NABL के, जो पूरा टेस्टिंग टूस्टिंग देखते हैं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत से कि क्या जो चीज हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो वही है आपका NABL। तो उसके बन गए हैं संदीप शाह जी। अगर कहीं कुछ गड़बड़ भी आ जाए ना, तो सहने की क्षमता होनी चाहिए कि कैसे आपने क्वालिटी के साथ गड़बड़ कर दी। तो संदीप शाह। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल जी ने लॉन्च किया स्वर क्या है, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म। और कब किया, गुड गवर्नेंस डे के ऊपर। गुड गवर्नेंस डे कब होता है, 25 दिसंबर को होता है। क्यों मनाते हैं हम गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थडे होता है उस दिन। लक्ष्य सेन विंस ब्रॉन्ज एट इनॉगरल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024। और लक्ष्य सेन ने क्या किया है, आपका जो इनॉगरल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन हुआ, कहाँ पे हुआ, चाइना के अंदर हुआ। तो उसके अंदर लक्ष्य सेन गए थे इंडिया की तरफ से, और उन्होंने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज जीता। होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या किया, जो एक बुक रिलीज हुई है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजिस, तो उसके रिलीज इवेंट पे गए थे एज अ चीफ गेस्ट। और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन रहे थे हमारे, बताओ फटाफट से, एजुकेशन मिनिस्टर। Next, China has launched its first next generation amphibious assault ship named Xuan after a southwestern Chinese province. तो चाइना ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन एम्फीबियस असॉल्ट शिप। क्या होता था, जो जमीन और पानी में दोनों में चलता है, वो होता है एम्फीबियस। तो चाइना बन गया ऐसा करने वाला पहला, और नाम क्या है इसका, सिशुआन। The Uttarakhand Forest Department developed an ethnobotanical garden at the Haldwani over 1 acre of land to showcase ecological and environmental knowledge in Mahabharata and grown 37 plant species mentioned in the epic। ये भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा कि जो हमारा एपिक है, हमारा जो आपका पुराण है, उसमें किस तरीके से दिया हुआ है पूरे वो महाभारत के अंदर जो जो भी ट्री थे उनकी पूरे क्या की जाएगी, बनाई जाएगी महाभारत वाटिका, और उसी तरीके से रामायण वाटिका। कहाँ पे, हल्द्वानी के अंदर, उत्तराखंड में। आर वैशाली ने जीत लिया है आपका वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियन। बड़ी तेजी के साथ खेलती हैं आर वैशाली, दोनों भाई बहन बहुत तेज हैं। एक आर प्रगनंदा है इनके भाई, और ये आर वैशाली हैं, दोनों ही इंडिया के ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। तो ये जीत गई है वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियनशिप। इसी में हमने पढ़ा था कि जो इयान थे आपके रशिया के, और साथ में आपके मैग्नस कार्लसन, उन दोनों ने भी जीता है वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियनशिप। लेकिन दोनों में कोई विनर बन नहीं पाया। अब विनर नहीं बन पाया तो क्या हुआ था, फिर वहां पे दोनों को शेयर करना पड़ा था। और फर्स्ट टाइम हुआ है ये, पहली बार चेस की हिस्ट्री में हुआ कि वर्ल्ड ब्लिस चेस चैंपियनशिप को शेयर करना पड़ा इन केस ऑफ मैन। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज संस्कृति उत्सव टू कमेमोरेट द स्टेट फाउंडेशन डे उत्तर प्रदेश दिवस बिटवीन 2 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में उत्तर प्रदेश ने अपना उत्तर प्रदेश दिवस को सेलिब्रेट किया, कमेमोरेट किया। उसमें उन्होंने अपनी संस्कृति को शोकेस किया। इंडिया फर्स्ट क्लास विच ओवरसी इनॉग्रेट इन कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर, है ना। तो इसमें देखा गया, एक तरफ विवेकानंद मेमोरियल था, दूसरा थिरुकुरल जी का स्टैच्यू था। केरला वॉन देयर फर्स्ट सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग चंडीगढ़ 34। अभी मैंने आपको बोला भी था, बता देना, आंसर भी मिल गया आपको। तो केरला ने हैंडबॉल चैंपियनशिप में क्या किया है, आपके डिफीट किया है चंडीगढ़ को। तो इसी के साथ आपका वीक 1 कंप्लीट होता है। मेरे को लगा था हम नेक्स्ट भी स्टार्ट कर लेंगे, बट टाइम नहीं है। तो जितना कोशिश मेरी रही कि मैं फास्ट आपको रिवाइज करवा सकूं, तो आई होप अच्छे से हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।